चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व। फर्स्ट कर्व है सेमी सर्कल और सेकंड कर्व है एक क्यूबिक फंक्शन। एंड ऑल्सो फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइडेड दिस एरिया। तो चलिए इस बात को समझते हैं क्या पूछ रहा है यहां पर। तो अगर इसका डायग्राम बनाएं तो ये तो सेमी सर्कल है, रेडियस 1 है, ये कुछ ऐसा होगा, दिस इज 1 -1 और ये है 0। ठीक है। इस क्यूबिक की बात करें तो इसके भी तीनों रूट आपको दिख रहे हैं। एक रूट 1 है, एक रूट 0 और एक रूट -1 है। और ये ऑड फंक्शन है, ठीक है ना, इंफिनिटी पर इंफिनिटी जाएगा। तो अगर इसके ग्राफ की बात करें तो ये आपको कुछ इस तरीके से मिलना चाहिए। इंफिनिटी पे इंफिनिटी है, ये आ गया आपका क्यूबिक फंक्शन। यानी जिस एरिया की बात कर रहा है वो एरिया है इन दोनों से बाउंडेड एरिया, ये वाला एरिया। ठीक है। अब देखो इसे इंटीग्रेशन से फाइंड आउट तो कर सकते हैं, लेकिन जो पहला क्वेश्चन इसने पूछा है कि दोनों से बाउंडेड एरिया क्या है, वो बड़े आसानी से यहां पर फाइंड आउट किया जा सकता है। अगर इस वाले एरिया को मैं अगर कैपिटल ए बोल दूं, ये जो लोअर पार्ट आपको नजर आ रहा है, तो भाई ये वाला एरिया भी ए ही होगा। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो तो इस सेमी सर्कल का एरिया है। जितना एरिया ये हटा, क्योंकि ये ग्राफ सिमेट्रिक होता है, ठीक है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, उतना ही एरिया आपने यहां पर ऐड कर दिया तो पूरा सेमी सर्कल कंप्लीट हो गया। तो पाई इंटू रेडियस स्क्वायर, ये होगा टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर, उसका हाफ। तो आंसर आ जाएगा π/2, जो इसने फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि इन दोनों से बाउंडेड एरिया क्या है। अब सेकेंड पार्ट में ये पूछ रहा है कि ये जो वाई एक्सिस है वो इस बाउंडेड एरिया को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो अब तो हमें कैपिटल ए की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो कैपिटल ए को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इसको आप बोल सकते हो दिस विल बी इंटीग्रेशन 0 to 1 फंक्शन है हमारे पास में x³ - x। अब ये बिलो एक्स एक्सिस है तो इसका मॉड लगा देता हूं जिससे कि पॉजिटिव वैल्यू हम कंसीडर करें। इसका इंटीग्रेशन x⁴ - x²/2 एंड लिमिट रखनी है 0 से 1 होल मॉड्यूलस। 1 रखेंगे आएगा 1/4 - 1/2 इसका मॉड्यूलस, और ये आ गया 1/4। यानी ये एरिया आपके पास में 1/4 है। और अगर इस क्वार्टर की बात की जाए 1/4 ऑफ सर्कल, तो ये एरिया आ जाएगा अपने पास में π/4। तो जिस रेशियो की ये बात कर रहा है वो रेशियो हम लोग लिख लेंगे। भाई ये वाला एरिया आ जाएगा, इसका भी हाफ हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास में π/4 - 1/4। ये वाला एरिया 1/4 है, डिवाइडेड बाई π/4 + 1/4। यानी अगर इस रेशियो की बात की जाए तो ये है π - 1/π + 1, जिस रेशियो में y एक्सिस, ठीक है ना, इस एरिया को डिवाइड कर रही है। ठीक है। तो ये इसके दो आंसर हैं। टोटल एरिया π/2 है और रेशियो की अगर बात की जाए तो वो है π - 1/π + 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर 2 कर्व। आपसे कह रहा है ये 2 कर्व हैं हमारे पास में, y = 1/x और ln x xy प्लेन पर। d1 डिनोट्स द रीजन सराउंडेड बाय c1 c2 एंड द लाइन x = 1। तो सिचुएशन को समझते हैं। हमारे पास में 2 स्टैंडर्ड फंक्शन है। एक है y = 1/x, जो कुछ ऐसा होगा, ग्रेटर देन 0 में अपन बात कर रहे हैं, और दूसरा है y = ln x। ये ln x है और ये 1/x है। ये वाला पॉइंट होगा हमारे पास में 1। तो क्वेश्चन में इसने बोला है d1 एरिया है c1 c2 और लाइन x = 1 से बाउंडेड। तो ये आ गई अपने पास में लाइन x = 1। इसका मतलब ये वाला एरिया उसने बोला है d1। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैं अल्फा नाम दे देता हूं। फिर आगे बोल रहा है d2 डिनोट्स द रीजन सराउंडेड बाय c1 c2 एंड x = a।
तो या ये यहां पर कहीं पर होगा, ये मान लेते हैं x इज इक्वल टू ए है, और इस एरिया को ये कह रहा है ये D2 है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर ये D1 और D2 बराबर हो जाए तो क्या हम a की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डायग्राम हमने बना लिया है, अब इसी को मैथमेटिकली हम लोग लिखते हैं और देखते हैं a की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो इंटीग्रेशन 1 टू अल्फा, अभी हमारे पास में अबव फंक्शन है 1/x और बिलो फंक्शन है ln x। ये वाला इंटीग्रेशन बराबर होना चाहिए अल्फा से लेकर के a तक, और अभी अबव फंक्शन होगा ln x माइनस 1/x dx। इसको कर देते हैं इंटीग्रेट। 1/x का इंटीग्रेशन ln x का इंटीग्रेशन x ln x माइनस x, तो ये हो जाएगा प्लस x, लिमिट रखेंगे 1 से अल्फा, यहां पर रख दें तो ये आ जाएगा x ln x माइनस x माइनस ln x, और लिमिट रखेंगे अल्फा से लेकर के a तक। तो जो ऑब्जर्व करने वाली बात है वो ये है कि यहां पर जब आप अल्फा रखेंगे और यहां पर जब आप अल्फा रखेंगे, वो दोनों साइड कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ये अल्फा पॉजिटिव साइन के साथ आप रखोगे और ये माइनस साइन के साथ में, ये जस्ट इसका नेगेटिव फंक्शन लिखा हुआ है। तो अल्फा वाला टर्म दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये 1 और a वाला टर्म बचेगा। चलिए 1 रखते हैं, तो जो पहला टर्म है वो कैंसिल हो गया है, और अब इसमें मैं 1 रख रहा हूं। 1 पर ये 0, ये भी 0, ये आएगा +1, और यहां पर ये जो भी आ रहा है मैं इसको अभी सम टर्म मान लेता हूं, ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। ऐसे अगर मैं इसकी बात करूं, a रख देंगे, a ln a माइनस a माइनस ln a, और यहां पर भी आपको यही टर्म मिल जाएगा जो एक्चुअल में मैं प्लस के साथ में ही लिख देता हूं। ये दोनों टर्म आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो बस अब इसे सॉल्व करना है और a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देख लेते हैं क्या आ रहा है। इस a को अगर मैं इधर ट्रांसफर कर दूं तो ये आ रहा है a-1, यहां पर आपको मिलेगा a-1 इंटू ln a। a की वैल्यू 1 तो नहीं लेंगे, क्योंकि a इज इक्वल टू 1 पर तो ये वापस यहीं पर आ जाएगा। तो a नॉट इक्वल टू 1 पर अगर मैं इसे डील करूं तो मुझे मिलेगा 1 इज इक्वल टू ln a। इसका मतलब a की वैल्यू आपको मिलनी चाहिए e के बराबर। तो आंसर होना चाहिए फाइनल इसका a बराबर e। इस सिचुएशन पर दोनों एरिया आपको इक्वल मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर विच एरिया बाउंडेड बाय दिस पैराबोला। ये पैराबोला अपवर्ड होगा, a स्क्वायर है यहां पर, एंड द स्ट्रेट लाइन y0 x0 एंड x इज इक्वल टू 1 इज लीस्ट। तो रफली अगर मैं यहां पर डायग्राम बनाऊं, हमें वर्टेक्स कहां पर है ये मालूम तो नहीं है। हाँ, 0 पर वैल्यू इसकी 1 के बराबर है, और अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट देखें, इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी, वो यहां से पता चल रहा है। अगर डिस्क्रिमिनेंट देखें b² माइनस 4ac, तो ये वैल्यू आपके पास में लेस देन 0 आ रही है। a नॉट इक्वल टू 0 पर अपन इसे डील करेंगे। इसका मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऐसा कुछ डायग्राम होगा। x बराबर 0 पर इसकी वैल्यू 1 है, और हमें x बराबर 0, x बराबर 1, ये 1 मान लेते हैं, ठीक है। x एक्सिस y एक्सिस और कर्व से बाउंडेड एरिया, इस एरिया को मिनिमाइज करना है। तो ये वाला एरिया अगर मैं लिख दूं इंटीग्रेशन 0 to 1, और सीधे इस पैराबोला को इंटीग्रेट कर दें, a² x² प्लस ax प्लस 1 dx इंटीग्रेट कर देते हैं भाई, तो ये आ जाएगा a² x³ बाई 3 ax² बाई 2 प्लस x, लिमिट 0 से 1। x की वैल्यू 1 रख देंगे, a² बाई 3 आ जाएगा प्लस a बाई 2 आ जाएगा, और x बराबर 1 पे 1 आ जाएगा, 0 पे 0। तो ये भी a में क्वाड्रेटिक आ गई। अब क्वेश्चन में पूछा है कि ये लीस्ट वैल्यू कब होगी, a की किस वैल्यू के लिए। तो भाई हमें मालूम है किसी भी पैराबोला अप के लिए लीस्ट वैल्यू उसके वर्टेक्स पर आती है, यानी ये लीस्ट आपको मिलेगा जब a की वैल्यू होगी -b बाई 2a। -b का मतलब है -1/2, और 2a का मतलब है 2 इंटू 1/3। इसका मतलब ये होगा -3/4। यही इसका आंसर होना चाहिए। इस a पर आपको ये जो एरिया बाउंडेड है वो लीस्ट वैल्यू मिलेगी। ये इसका फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a की पॉजिटिव वैल्यू चाहिए फॉर विच द पैराबोला
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, बाइसेक्ट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद दीज वर्टिसेस। तो पहले रेक्टेंगल समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में जिस पैराबोला की ये बात कर रहा है वो देखते हैं। एक वर्टेक्स है 0 0, वो यहां पर होगा। दूसरा वर्टेक्स है a0, a को इसने पॉजिटिव बोला ही है, ये a0 आ गया। 0 a स्क्वायर प्लस 1 और a a स्क्वायर प्लस 1, ये आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। ये वाला पॉइंट मान लेते हैं। अब अगर इस पैराबोला के देखें तो इस पैराबोला में 0 पर वैल्यू 1 है और a पर इसकी वैल्यू a स्क्वायर प्लस 1 ही आएगी। मतलब ये पैराबोला यहां से पास होगा। इसको अगर ड्रॉ किया जाए तो ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये इस रेक्टेंगल के एरिया को बाइसेक्ट कर देता है। तो भाई रेक्टेंगल का एरिया तो हम लिख ही सकते हैं, ये है a और ये है a स्क्वायर प्लस 1। ये एरिया कैपिटल A है, तो ये कह रहा है ये भी एरिया कैपिटल A है। तो 2a यानी रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास में आएगा a इंटू ए स्क्वायर प्लस 1। ये हमें मालूम है, ये आ गया a और ये है a स्क्वायर प्लस 1। और a को हम इंटीग्रेशन से फाइंड आउट कर लें, इंटीग्रेशन 0 टू a ऑफ दिस पैराबोला। तो कैपिटल A की वैल्यू आ जाएगी a इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। और इसकी अगर बात करें, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। दिस इज a क्यूब डिवाइडेड बाई x क्यूब डिवाइडेड बाई 3, लिमिट भी रख रहा हूं तो a क्यूब बाई 3, ये आएगा x यानी a से a कैंसिल कर देते हैं तो a स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यहां पर मिल जाएगा a स्क्वायर बाई 3 प्लस 1। इसको इस साइड में ले आते हैं, a स्क्वायर बाई 2 माइनस a स्क्वायर बाई 3, इस साइड मिलेगा 1 माइनस 1 बाई 2। या फाइनल अगर बात करें तो ये लिखा हुआ है a स्क्वायर बाई 6 और ये है 1/2। a की हमारे पास में दो वैल्यूज आ रही हैं, एक वैल्यू है √3, एक वैल्यू है -√3। लेकिन इस पूरे क्वेश्चन में हमने इसे पॉजिटिव a के लिए ही सॉल्व किया हुआ है। तो a की अगर पॉजिटिव वैल्यू की बात करें तो वो आएगा हमारे पास में √3। सो a इज इक्वल टू √3 के लिए ये पॉसिबिलिटी होगी। इस रेक्टेंगल का एरिया इस पैराबोला से आप हाफ कर सकते हैं, बाइसेक्ट हो जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर विच एरिया ऑफ फिगर बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस x पावर 5 एंड द लाइन x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू c एंड द एब्सिसा एक्सिस इज इक्वल टू 16/3। तो इसके लिए हमें इसका डायग्राम देखना पड़ेगा। तो इसके ग्राफ की एनालिसिस करते हैं। y इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस x टू द पावर 5 है। पहली बात, जो इसके रूट्स हैं वो क्या क्या हैं, तो आसानी से देखा जा सकता है। इसके दो रूट आ रहे हैं, एक 0 और एक 2। 0 और 2 इसके दो रूट आ रहे हैं। इसे लिख लेता हूं, रियल रूट्स ये दो आ रहे हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएशन से आ जाएगा 16x माइनस 5x टू द पावर 4। x को अगर मैं कॉमन ले लूं देन 16 माइनस 5x क्यूब, और इसकी अगर मैं साइन स्कीम बना लूं तो यहां पर एक रूट आपको मिलेगा 0, दूसरा रूट आ रहा है हमारे पास में 16/5 पावर 1/3। और साइन स्कीम की अगर बात करें तो ये होगा माइनस देन प्लस एंड अगेन माइनस। तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा ये डिक्रीज करके आ रहा है, उसके बाद में 0 पर ये मिनिमा ले रहा है, देन 16/5 पावर 1/3 पर ये मैक्सिमा ले रहा है और उसके बाद में डिक्रीज कर रहा है। यानी अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से डायग्राम होना चाहिए। माइनस इंफिनिटी पर अगर ऑब्जर्व करें तो माइनस इंफिनिटी पर वैल्यू इंफिनिटी होगी। 0 इसका रूट है, वहां पर वैल्यू भी 0 आ रही है, ये आ गया 0। उसके बाद में ये मैक्सिमा लेगा और x की वैल्यू को अगर मैं प्लस इंफिनिटी ले जाऊं तो फिर ये माइनस इंफिनिटी की तरफ चला जा रहा है। तो ऐसा कुछ ग्राफ आप यहां पर बोल सकते हैं। ये रूट 0 है, ये रूट 2 है। x बराबर 1 की बात करें तो x बराबर 1 हमारा यहां पर कहीं पर है। अब ये कह रहा है कि x बराबर 1 और x बराबर c से जो बाउंडेड एरिया है वो 16/3 है। तो सिचुएशन से ये समझ में आता है कि एक वैल्यू आपकी इधर कहीं होगी, ठीक है ना,
तो यहां पर इसके करस्पॉन्डिंग सी हम कैलकुलेट करेंगे और एक इसके राइट में होगी। अब ये देखना पड़ता है इस तरह के क्वेश्चन में, इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ग्राफ एबव एक्स एक्सिस है, लेकिन यहां पर ये ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस भी जा रहा है। तो जरा इस वाले पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं। 1 से 2 में एरिया क्या आ रहा है? तो 1 से 2 में अगर मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट करूं और चेक करूं वैल्यू क्या है, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारे पास में 8x³ डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 6। लिमिट रखनी है 0 से 2। 2 अगर पुट कर दें तो 64/3 आ रहा है, और यहां पर देखें तो 64/6 आ रहा है, मतलब ये 64/6 है। अब ये मैंने क्यों कैलकुलेट किया है, ये वाला एरिया 64/6 है और इसने जो बोला है एरिया 16/3, अगर आप इसको चेक करें तो हमारा जो 16/3 वैल्यू आ रही है, ये एरिया, ये टोटल एरिया 64/6 है, ये हमारा लेस देन है 64/6 से। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर ये वाला एरिया इस एरिया से ग्रेटर है तो इसका मतलब सी की वैल्यू आपको यहीं कहीं पर मिलेगी। ठीक है ना, अगर ये एरिया 16/3 से लेस हो जाता तो इसका मतलब सी की वैल्यू 2 के राइट में होती, तो फिर हमें इसे अलग अलग डील करना पड़ता। एक साथ 1 से लेकर के सी तक इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर कुछ पार्ट पॉजिटिव और कुछ पार्ट नेगेटिव आ जाता, और इंटीग्रेशन तो एल्जेब्रिक सम होता है, यहां पर एरिया की बात कर रहा है। तो ये हमने चेक कर लिया, इसका मतलब ये वाली सिचुएशन है, सी आपका इधर होगा, सी आपका इधर होगा, दो वैल्यूज की पॉसिबिलिटी है, दोनों अगर हमें एक साथ कैलकुलेट करना है तो 1 से लेकर के c तक फंक्शन को इंटीग्रेट कर देते हैं, 8x² माइनस एक्स टू द पावर 5 dx, और इसके मॉड्यूलस को, क्योंकि जब आप इस वाले एरिया की बात करोगे तो आपको c से 1 लिखना पड़ेगा, जब आप इस वाले एरिया की बात करोगे तो 1 से c लिखना पड़ेगा, तो दोनों केस इसके अंदर आ गए और इस एरिया को हम 16/3 के बराबर कर देते हैं। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। एक वैल्यू हमारे पास में लेस देन 1 आनी चाहिए, एक वैल्यू हमारे पास में 1 से 2 के बीच में आनी चाहिए। ठीक है, इसे अगर मैं सॉल्व कर दूं तो यह आएगा 8x³ डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 6। लिमिट रखनी है 1 से लेकर के c तक, और मॉड में इधर शिफ्ट कर देता हूं -16/3 प्लस माइनस के साथ। यह आ जाएगा 8c³ डिवाइडेड बाई 3 माइनस c टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 6, और अगर मैं 1 रख दूं तो 1 पर आएगा 8/3 माइनस 1/6, ये वैल्यू है प्लस माइनस 16/3। चलिए इसके आगे का कैलकुलेशन देखते हैं। तो देखते हैं इसे, 8c³ बाई 3 माइनस, यहां पर है c पावर 6/6, उसके बाद में है ये से अगर सॉल्व कर दूं तो ये है अपने पास में 16/6 यानी 15/6 आएगा, माइनस 15/6, और ये है प्लस माइनस 32, ये है 16/3। चेक कर लेते हैं, 16/3। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें अगर मैं 6 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा अपने पास में 16c³ माइनस c पावर 6 माइनस 15, और इसमें मल्टीप्लाई करने पर प्लस माइनस 32। दो आपको यहां पर क्वाड्रेटिक मिलेगी c³ में, c पावर 6 माइनस 16c³, एक बार यहां पर हम लोग प्लस साइन ले लेते हैं तो प्लस साइन पर आ जाएगा प्लस 47 इज इक्वल टू 0, और दूसरी चॉइस है c टू द पावर 6 माइनस 16c³, और यहां पर आपको मिल जाएगा माइनस का 17 इज इक्वल टू 0। पहले इसकी बात कर लें, c³ प्लस 1, c³ माइनस 17 इज इक्वल टू 0। यहां से जो वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी वो होगी c³ माइनस 1,
या c बराबर -1। सी क्यूब की वैल्यू 17 नहीं होगी क्योंकि वो आपको 2 से ग्रेटर मिल जाएगी और हमें मालूम है 2 से ग्रेटर तो वैल्यू नहीं आपको मिलनी चाहिए जो हमने डायग्राम बनाया था। यहां पर अगर मैं सी क्यूब की वैल्यू निकालूं तो सी क्यूब की वैल्यू आएगी -b प्लस माइनस बी स्क्वायर, या इसे अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर ही बना लूं, फॉर्मूला लगा लें या परफेक्ट स्क्वायर लगा लें, जो भी जैसे भी करना है, तो मैं इसे परफेक्ट स्क्वायर बना लेता हूं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं सी क्यूब -8 इसका होल स्क्वायर। इधर आपको 64 आपने बैलेंस किया है, 64 माइनस 47 जो आ जाएगा 17, यानी सी क्यूब की वैल्यू आएगी 8 प्लस माइनस रूट 17। अब यहां पर फिर से दिख रहा है कि जो 8 प्लस रूट 17 होगा वो 2 से ग्रेटर होगा, ठीक है। हमें 2 से लेस वैल्यू की बात करनी है, तो दूसरी वैल्यू आएगी 8 माइनस रूट 17 पावर 1/3। ये दो वैल्यूज एक्सेप्टेबल होंगी। फिर से अगर हम डायग्राम देखें, जैसा कि मैंने बताया, यहां पर एक वैल्यू 1 से लेस आपको मिलेगी जो आ रही है -1 सॉल्व करने पर, और एक वैल्यू आपको 1 से 2 के बीच में मिलेगी जो वैल्यू अभी हमने सॉल्व किया, और ये आ रहा है अपने पास में 8 माइनस रूट 17 पावर 1/3। तो ये इसके दो आपको आंसर मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व y is equal to x into e power minus x square x axis and the line x is equal to c where yc is maximum। तो मैक्सिमा मिनिमा की बात कर रहा है तो उसके लिए डिफरेंशिएशन पे जाना पड़ेगा। dy by dx ये आएगा e पावर माइनस एक्स स्क्वायर, x का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 1, और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा -2x, और एक ये एक्स्ट्रा x यानी स्क्वायर। इसकी अगर मैं साइन स्कीम बना दूं तो ये 2 पॉइंट पर 0 हो रहा है, -1/√2 प्लस 1/√2, इसके बाद में ये माइनस है, इन बिटवीन ये प्लस है, फिर से ये माइनस है। तो इसका मतलब इसने बोला है कि जो yc है वो मैक्सिमम है, तो यही हमारा c होगा। c की वैल्यू 1/√2 है, ठीक है ना, ये हमें मालूम होगा। जहां पे डेरिवेटिव प्लस से माइनस मूव करता है और 0 होता है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होता है। यानी अगर सिचुएशन को देखें तो रफली अगर मैं ग्राफ बना दूं, हमारा जो ये फंक्शन है अगर ध्यान से देखें तो ये ऑड फंक्शन है। इसका मतलब ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री होगी, 0 पर वैल्यू 0 आ रही है, 1/√2 पर मैक्सिमा आ रहा है, और -1/√2 पर मिनिमा आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं -∞ पर लिमिट की बात करूं तो -∞ पर लिमिट निकालनी पड़ेगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स -∞। इसे लिख देता हूं x/e पावर x स्क्वायर। दिख जाना चाहिए, एक्सपोनेंशियल और पॉलिनोमियल का कोई कंपैरिजन नहीं होता इन्फिनिटी पर, ये आएगा 0। यानी रफली अगर देखा जाए तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से होना चाहिए, सिमेट्रिकल होगा ओरिजिन के अबाउट। अब इसने जो बोला है ये कह रहा है कि आपको एक्स एक्सिस, ये कर्व और जो मैक्सिमा वाला पॉइंट है उससे बाउंडेड एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये वाला एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, सिचुएशन समझने के बाद में बिल्कुल आसान हो गया। सो दिस एरिया इज इंटीग्रेशन 0 to 1/√2 ऑफ दिस फंक्शन। फंक्शन है x इंटू ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू को अगर मैं t पुट कर दूं तो 2x dx ये आप चेंज कर सकते हो dt में, लिमिट भी चेंज हो जाएगी। यहां से 1/2 आपको बैलेंस करना पड़ेगा, 0 पर वैल्यू 0 है, 1/√2 पर 1/2 है, और ये आपका बन जाएगा e पावर माइनस टी dt। इसका इंटीग्रेशन हमें मालूम है -e पावर माइनस टी, लिमिट रखेंगे 0 से लेकर के हाफ तक, और बाई 2 भी है। तो वैल्यू ये रख देते हैं। यहां से जो हमारा फाइनल आंसर आएगा, अगर आप हाफ रखोगे तो माइनस में आएगा, 0 पर प्लस में आएगा, तो दिस इज 1 माइनस ई पावर माइनस हाफ डिवाइडेड बाई 2। यही इसके लिए आपको एरिया बाउंडेड मिलना चाहिए। तो ये इसका फाइनल आंसर है, 1 माइनस ई पावर माइनस 1/2 अपॉन 2। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। हमारे पास में दो एरिया गिवन है जो टी पर डिपेंड कर रहे हैं, मतलब ये कह रहा है टी को चेंज करते जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये एरिया चेंज होता जाएगा, ये भी एरिया चेंज होगा।
तो ये दोनों टी के फंक्शन है, तो हमें ये ए ऑफ टी और ये बी ऑफ टी कैलकुलेट करना है, फिर आपसे कह रहा है टी जीरो पर लिमिट निकाल देनी है। तो पहले एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, इस वाले एरिया की बात करते हैं। ए ऑफ टी ये है इंटीग्रेशन 0 से टी, फंक्शन है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अब साइन ऑफ एक्स स्क्वायर को हमें इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, ये होगा भी नहीं इंटीग्रेट, ठीक है ना, इसको एज इट इज इसी टर्म में रखते हैं। यहां पर आ जाते हैं, दूसरा कह रहा है बी ऑफ टी, इसका एरिया क्या होगा, तो इस ट्रायंगल के लिए ये हमारे पास में टी है और ये जो हाइट होगी वो साइन टी स्क्वायर है, तो 1/2 इंटू टी इंटू साइन टी स्क्वायर। अब जो लिमिट इसने पूछी है उस लिमिट पर हम टारगेट करते हैं, लिमिट टी टेंडिंग टुवर्ड 0, ए टी जो है 0 से टी साइन ऑफ एक्स स्क्वायर dx डिवाइडेड बाई 1/2 टी साइन टी स्क्वायर। अभी 0/0 फॉर्म है, इसमें लगाएंगे एल ऑर्बिटल, और न्यूमरेटर में जो फंक्शन है उसे डिफरेंशिएट करने के लिए न्यूटन लिबनिज रूल लगाएंगे, न्यूटन लिबनिज फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहां डिफरेंशिएट करने से पहले एक काम और कर लेते हैं, जिससे डिफरेंशिएट करना भी थोड़ा सा आसान हो जाए। 0 से टी साइन ऑफ एक्स स्क्वायर dx, और इसको मैं लिख लेता हूं टी क्यूब डिवाइडेड बाई 2। यहां पर साइन ऑफ टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, ये टर्म मैं एक्स्ट्रा रख रहा हूं, इसकी लिमिट हमारे पास में 1 के बराबर है, तो उस पार्ट की लिमिट 1 के बराबर है, और इस वाली जो लिमिट की मैं बात करूं इसको हम एल ऑर्बिटल से निकाल रहे हैं। तो चलिए इसको एल ऑर्बिटल से फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूं तो डिफरेंशिएशन में हमें यह मालूम होगा न्यूटन लिबनिज रूल से, आप ये अपर लिमिट इसमें पुट करेंगे तो ये बन जाएगा साइन ऑफ टी स्क्वायर, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे वो आएगा 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये वाला पार्ट तो अपने पास में 1 के बराबर ही है। और अब अगर हम देखें तो साइन टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर वो एक स्टैंडर्ड लिमिट है 1 के बराबर, तो ये वाला पार्ट 1 के बराबर हो जाएगा, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 2/3। तो इसका फाइनल आंसर होना चाहिए 2/3, दिस लिमिट इज 2/3, 2/3 इज आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। कंप्यूट एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई दीज टू। तो ये जे में आया हुआ क्वेश्चन है, सिर्फ 2 कर्व से बाउंडेड एरिया अगर आपसे पूछ रहा है तो उसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कैसे भी हो हमें यहां पर ये देखना है कि इनके इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ठीक है ना। अगर 2 कर्व हैं उनसे बाउंडेड एरिया की अगर बात हो रही है तो हमें सिर्फ ये टारगेट करना है कि इनके इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है। किसी में से किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर हम सही हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी और अगर हम गलत है तो निगेटिव वैल्यू आएगी, तो इसके लिए हम बाहर मॉडुलस लगा देते हैं। तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ रहा है, EX ln x, और उधर है हमारे पास में ln x अपॉन EX। सबसे पहली चीज तो दिख रही है ln x 0, और दूसरा आपको दिख रहा है EX बराबर 1/EX, यानी x की वैल्यू आएगी 1 और यहां से x की वैल्यू आएगी 1/E। -1/E हम नहीं लेंगे क्योंकि लॉग को डिफाइन भी हमें करना है। तो सिर्फ 2 इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं, इसका मतलब जो रिक्वायर्ड एरिया होगा उसको हम बोल सकते हैं ये 1/E से लेकर के 1 तक, किसी में किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर दें, EX ln x माइनस यहां पर आएगा ln x डिवाइडेड बाई EX। अच्छा, ये समझ में आ भी रहा है कि अगर मैं 1/E से 1, अच्छा इसमें ये भी निगेटिव होगा और ये भी निगेटिव होगा, ओके कोई बात नहीं, बाहर मॉडुलस लगा देते हैं, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं और बाहर मॉडुलस लगा देते हैं, यही हमारा आंसर होगा। तो चलो इसे इंटीग्रेट करते हैं। यहां पर तो समझ में आ रहा है किसको बाई पार्ट से करना पड़ेगा, मॉडुलस, इसका इंटीग्रेशन E ln x फर्स्ट फंक्शन, इसे फर्स्ट फंक्शन ले रहे हैं, इसे सेकंड ले रहा हूं, माइनस इसके साथ में सॉरी x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 भी आएगा, फिर ln x का डेरिवेटिव आएगा 1/x इंटू x बाई 2, यानी x बाई 2 का फर्दर इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 4, ये हमारा फर्स्ट का इंटीग्रेशन है। इधर चले, इधर अगर मैं ln x को t मान लूं तो 1/x डेरिवेटिव गिवन है, तो -1/E, इसको t माना, ये डेरिवेटिव है मतलब ये t dt बनेगा, जिसका इंटीग्रेशन आ जाएगा t स्क्वायर बाई 2, t को मैं वापस ln पुट कर देता हूं और अब लिमिट रखेंगे 1/E से लेकर के 1 तक बाहर मॉडुलस से। तो बस इसमें अब वैल्यू रख देते हैं,
और देखते हैं ये क्या आ रहा है। तो अगर मैं इसमें पुट कर दूं, इसके बाद का कैलकुलेशन यहां पर है, x की वैल्यू 1, ln1 ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा, तो ये आ रहा है मॉडुलस के अंदर माइनस ई बाई, ओके, x1, ओके, यही आएगा माइनस ई बाई 4, ये 1 पे 0, माइनस ई बाई 4, यहां पर x की वैल्यू 1 रख देंगे तो 0 आ जाएगा। अब हमें रखना है 1 बाई ई, इसमें तो यही आएगा, माइनस 1 बाई ई पुट कर देते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर 1 बाई ई स्क्वायर होगा, तो बाहर आ जाएगा 1 अपॉन ई, और यहां पर जब आप 1 बाई ई रखेंगे, ये फर्स्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूं, तो 1 बाई ई पुट करने पर आएगा ये हमारे पास में माइनस, तो दिस इज माइनस हाफ, और यहां पर आएगा माइनस का 1 अपॉन 4, तो ये फर्स्ट टर्म में आपने पुट किया है। ऐसे यहां पर अगर मैं x की वैल्यू को 1 अपॉन ई पुट कर दूं, तो 1 अपॉन ई पर ये वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर की वैल्यू 1, तो ये है माइनस 1 अपॉन 2e, और इसका होल मॉडुलस। इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज माइनस ई बाई 4, इन तीनों को क्लब कर दें, ये आ जाएगा प्लस में, 1 बाई ई पर ये माइनस था, तो ये भी आपका प्लस हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर आने वाला है 1 अपॉन ई, उसके साथ में 1/2 जो हो जाएगा 1, और एक्स्ट्रा 1/4। या इसको भी अगर मैं फर्दर सॉल्व कर दूं, तो डिनोमिनेटर में आपको मिल जाएगा 4e, और यहां पर अगर चेक किया जाए तो ये बनेगा माइनस का ई स्क्वायर, और यहां पर तो 4 ही आ रहा है, 4e का मतलब है बनेगा प्लस का 5। अब अगर आप इसे ऑब्जर्व करें तो 5 माइनस ई स्क्वायर नेगेटिव है, और एरिया अगर हम लिख रहे हैं तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव का मतलब ये आएगा ई स्क्वायर माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4e। ये इसका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहां पर हमने देखा कि हमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, दो इंटरसेक्शन आ रहे हैं, तो आप सिर्फ उन दोनों पॉइंट के बीच में इंटीग्रेट कर दें। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास में, find the values of m which is greater than 0 for which the area bounded by line and this parabola is 9/2। तो इस पैराबोला और लाइन से बाउंडेड एरिया की बात कर रहा है। अगर सिचुएशन को देखें, इसको अगर मैं ड्रॉ करूं, तो x 0 करने पर आपको y की वैल्यू 0 और 2 मिल रही है, मतलब ये y एक्सिस पे पैराबोला बनेगा, 1√0 और 1√2 आएगा। तो ये पैराबोला कुछ इस तरीके से है, ये 0 है और ये 2 है। फिर इस लाइन को अगर हम ऑब्जर्व करें, तो ये लाइन ऑलवेज एक फिक्स पॉइंट 0,2 से पास हो रही है, ये 0,2 से पास होने वाली लाइन है। तो इस लाइन को मैं 0,2 से पास करा देता हूं। रैंडमली अगर ड्रॉ कर दें तो ये लाइन कुछ आपको इस तरीके से मिल जाएगी। तो लाइन हमारी कुछ ऐसी है। तो ये इस एरिया के बारे में बोल रहा है। अब ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं भाई। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए दोनों को बराबर कर देते हैं, तो हमें मिलेगा y माइनस 2 अपॉन m, और उसको अगर देखें तो ये है y इंटू 2 माइनस वाई। दिख रहा है इसके दो इंटरसेक्शन आएंगे, एक आपको 2 मिल रहा है और एक वैल्यू आएगी -1/m। m पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा -1/m। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए इसको अल्फा मान लेते हैं, बाद में हम अल्फा को -1/m पुट कर देंगे और इस एरिया को फाइंड आउट करते हैं। दोनों क्वेश्चन उसी पर ही बेस्ड हैं। तो दिस एरिया, ये वाला एरिया आप लिखेंगे इंटीग्रेशन अल्फा से लेकर के 2 तक अबव फंक्शन y के टर्म में वो पैराबोला 2y माइनस वाई स्क्वायर, और बिलो फंक्शन आपका आ जाएगा y माइनस 2 डिवाइडेड बाई m dy। अच्छा, अब यहां पर देखें, इसको हम अलग अलग इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं एक कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहा हूं। ये है y में क्वाड्रेटिक, और इस क्वाड्रेटिक के रूट थे 2 और अल्फा, इसी को मैंने अल्फा माना है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ पॉलिनोमियल से मैं इसे लिख दूंगा अल्फा से लेकर के 2 तक माइनस
y माइनस 2 इंटू वाई माइनस एल्फा डी वाई। इससे हमारे लिए ये सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसको मैं बाई पार्ट से सॉल्व करूंगा। इसको अपन ले लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको ले लेते हैं सेकंड फंक्शन। अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं तो आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन y माइनस एल्फा, सेकेंड का इंटीग्रेशन y माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस, यहां पे लिमिट रखेंगे हम लोग 0 से 2, और इसके बाद में आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 0 से 2। फर्स्ट का माइनस माइनस इनफैक्ट प्लस हो जाएगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन y माइनस 2 स्क्वायर बाई 2 आया था, और उसको भी फर्दर हमें इंटीग्रेट करना है। यहां पे सॉरी एल्फा है, यानी यहां पर अगर 2 रख दें तो देख रहे हैं भाई 2 पर ये 0 हो जाएगा, ये भी गड़बड़ लिखा मैंने, यहां अल्फा आएगा, 2 पर ये 0 हो जाएगा, अल्फा पर भी 0 हो जाएगा, तो पहला पार्ट तो 0 हो गया। इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन बनेगा y माइनस 2 होल क्यूब डिवाइडेड बाय 6। लिमिट रखो भाई, 2 पर आपको ये 0 मिलेगा और अल्फा पर आपको मिलेगा माइनस के साथ अल्फा माइनस 2 होल क्यूब डिवाइडेड बाय 6। अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2 जो है वो अल्फा से ग्रेटर है, इसका मतलब इसको हम बोल सकते हैं दिस इज 2 माइनस अल्फा होल क्यूब डिवाइडेड बाय 6। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे वापस। 2 क्वेश्चन इसने पूछे हैं। पहला पार्ट ये कह रहा है कि अगर ये एरिया आपका 9/2 के बराबर है तो स्लोप क्या है, तो चलो चेक कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने अभी एरिया फाइंड आउट किया 2 माइनस एल्फा, और अल्फा हमारे पास में -1/m है होल क्यूब डिवाइडेड बाय 6। अगर मैं इसको 9/2 के बराबर कर दूं तो यहां से दिख जाना चाहिए 2 माइनस एल्फा होल क्यूब, ये आपको मिलेगा 27। रियल वैल्यू की बात करें तो ये आएगा 3, यहां से अल्फा कैलकुलेट करें -1, अल्फा -1 इसका मतलब स्लोप आएगा +1। तो फर्स्ट पार्ट में आंसर आ गया आपका, अगर ये एरिया हमारे पास में 9/2 के बराबर है तो स्लोप होना चाहिए 1 के बराबर। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में इसने क्या बोला है, हमें इस एरिया को करना है मिनिमाइज, ठीक है ना, और वो मिनिमम एरिया भी क्या होगा ये भी देखना है। तो चलो इस पे बात कर लेते हैं। तो ये एरिया हमारे पास में आया था 2 + 1/m होल क्यूब डिवाइडेड बाय 6। भाई समझ में आता है कि अगर एरिया को मिनिमाइज करना है, इसको अगर मिनिमम करना है तो यहां डिनोमिनेटर मैक्सिमम करना पड़ेगा। इफ डिनोमिनेटर इज मैक्स देन वैल्यू इज मिनिमम। तो ये जब आप डिनोमिनेटर m को इंफिनिटी पर ले जाएंगे तभी ये मिनिमम आएगा, ठीक है ना, ये डिनोमिनेटर मैक्स हो जाएगा। इंफिनिटी पर ये 0 हो जाएगा, यानी एरिया होना चाहिए 2 क्यूब बाई 6 यानी 4/3। तो ये लिमिटिंग वैल्यू पर आएगा। अगर आप स्लोप को इंफिनिटी ले लेंगे तो आपको एरिया यहां पर 4/3 के बराबर मिल जाएगा। अच्छा, ये डायग्राम से भी दिख जाता है क्योंकि स्लोप को कह रहा है पॉजिटिव रखना है, तो यहां पर जो मिनिमम एरिया जिसकी इसने बात की है वो मिनिमम एरिया एक्चुअल में ये वाला पार्ट आएगा जब आप इस लाइन को वर्टिकल कर दोगे। तो ये जो पैराबोला और वाई एक्सिस से बाउंडेड एरिया आ रहा है यही एक्चुअल में 4/3 आ रहा है, जिसे 2/3 ऑफ रेक्टेंगल वाले कॉन्सेप्ट से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर आ गया 1 और सेकेंड का आंसर आ गया इंफिनिटी, और इंफिनिटी पर मिनिमम एरिया 4/3। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। an be the area bounded by curve y is equal to 10x power n, lines x0 y0 x is equal to π/4। अगर इस एरिया को हम लोग देखें तो 0 से π/4, 0 से π/2 में 10x का ग्राफ ये होता है, 10x पावर n का भी ग्राफ कुछ ऐसा ही होगा। ये आ गया आपका π/4, यानी जिस एरिया के बारे में बात हो रही है वो एरिया ये है। तो अगर इस an को हम कैलकुलेट करें तो लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 to π/4 10x पावर n dx। अब पहला क्वेश्चन है इसमें कि an और an-2 का सम हमारे पास में 1/n-1 होगा। तो ठीक है, इसको आप रिडक्शन फॉर्मूला से भी कर सकते हो, या जो इसने पूछा है अपन उसी को टारगेट कर लें। इसने पूछा है an + an-2, इसकी वैल्यू इसके बराबर आएगी। इसका मतलब हो गया आपको चाहिए 0 से π/4 10x पावर n और 10x पावर n-2 इसका इंटीग्रेशन।
तो दिख जाना चाहिए। इसमें हम लोग 10x पावर n-2 को अगर कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 1 + 10 स्क्वायर x जो होता है sec स्क्वायर x। और अब हम 10x को t रख दें। 10x को t रखते ही इंटीग्रेशन बनेगा 0 to 1 t पावर n-2 dt। इसका इंटीग्रेशन t पावर n-1 अपॉन n-1 लिमिट 0 से 1 या 1 पर आ गया 1 अपॉन n-1। ये तो हमारा पहला पार्ट था कि हमें an और an-2 का जो सम है वो 1 अपॉन n-1 प्रूव करना था। अब फर्दर ये कह रहा है कि an को इस रेंज में प्रूव करें, तो इसमें ये जो रिडक्शन फॉर्मूला आया है इसी की हेल्प से ही प्रूव करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। तो हम लोगों ने प्रूव किया है an और an-2 इसका जो सम है वो 1 अपॉन n-1 है। सिमिलरली आप ये भी देख सकते हैं कि an और an+2 इसका जो सम आएगा वो 1 अपॉन n+1 आएगा। n को n+2 से रिप्लेस कर दें तो वो रिजल्ट आ जाएगा। अब एक सिंपल सी बात है, हमारे पास में x का जो इंटरवल है वो 0 से π/4 है। इस इंटरवल में अगर मैं 10x पावर n+2 और 10x पावर n-2 में कंपैरिजन करूं तो हमें मालूम है कि 10x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। आप अगर पावर को बढ़ाएंगे तो वैल्यू डिक्रीज करेगी। इसका मतलब ये 10x पावर n ग्रेटर देन होगा 10x पावर n+2 से। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू आपको 0 से 1 के बीच में मिल रही है, पावर आपने इंक्रीज किया, वैल्यू और डिक्रीज कर जाएगी। और ये हमारा लेस देन होगा 10x पावर n-2 से। x का इंटरवल 0 से π/4, ये इससे ग्रेटर होगा लेकिन ये लेस होगा 10x पावर n-2 से। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, अगर ये फंक्शन इससे ग्रेटर है, ये इससे ग्रेटर है, तो इसका इंटीग्रेशन भी इस इंटरवल में ग्रेटर ही होगा। तो अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर दूं 0 से π/4 में तो ये कह रहा है an-2 इज ग्रेटर देन an+2। दोनों साइड में an ऐड कर देता हूं तो an + an-2 इज ग्रेटर देन 2an इज ग्रेटर देन an + an+2। हमारे पास में an और an-2 का सम है, an और an+2 का भी सम है, तो हम 2an को लिख सकते हैं। रिवर्स कर देता हूं, दिस इज ग्रेटर देन, इसकी वैल्यू है 1 अपॉन n+1 और इसकी वैल्यू है 1 अपॉन n-1। यानी an की अगर बात की जाए तो ये ग्रेटर होगा 1 अपॉन 2n+2 से, लेकिन लेस होगा 1 अपॉन 2n-2 से। यही आपसे यहां पर इस पार्ट में बोल रहा था। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था n ग्रेटर देन 2 के लिए। ऑब्वियस सी बात है n = 2 के लिए तो वैलिड होगा नहीं। ये इसका फाइनल आंसर है।